इंडिया ने राजस्थान कैनाल बनाई इसी चोलिस्तान डेजर्ट में, जिसको वो बॉर्डर के उस तरफ राजस्थान डेजर्ट कहते हैं। उसको आप गूगल इमेजेस पे देखें, जूम इन करके देखें, और ऊपर रेत के ड्यून्स जो है उन्होंने उसको कवर करके मिट्टी से भर दिया है। और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, 3 दरिया उन्होंने डाइवर्ट किए और 60 साल लगा दिए, और अभी तक डेजर्ट जो है वो डेजर्ट ही है। लेकिन ये क्या फिजिबल भी है? लेट्स अज्यूम कि पंजाब का पानी का कोई इशू नहीं है, सिंध का पानी का कोई इशू नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल वायबल नहीं है। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें बड़े से बड़ा डैम भी कुछ नहीं कर सकता। 3 महीने का हम्म। स्टेमिना नहीं है, आप बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मुझे बताएं, नीलम जेलम के पैसे कौन वापस कर रहा है? मैं और आप। हमारे मोबाइल फोन के ऊपर, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, उस पर जो हम टैक्स देते हैं, वो पैसे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो किसी ने पूछा भी? ये कॉन्ट्रैक्टर इतने पावरफुल हैं कि आप उनको पूछ तक नहीं सकते कि आप हैं कौन। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी पहले से। इनको बताया गया था सतलुज के नीचे 34 मिलियन एकड़ फुट पानी है, और पंजनद रिवर के नीचे जो है वो तकरीबन 110 मिलियन एकड़ फुट पानी है। ये मसलन दीमर बाशा डैम बन रहा है, ये 6-7 मिलियन एकड़ फुट का है। इधर 500 हम्म। की बात, ये 100 गुना ज्यादा पानी है। इनको पता है कि ऑल्टरनेट सस्ता बनता है, जल्दी बनता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सोशली सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकल है। दिस सॉल्यूशन इज सिग्निफिकेंटली easier टू बिल्ड एंड ऑपरेट than traditional solutions based on dams, barrages and canals। अब ये ग्रीन पाकिस्तान के अपने वर्ड्स हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज मेरे साथ वाटर रिसोर्सेज के एक एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास मौजूद हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं और पाकिस्तान के अंदर मुतादिद प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसके हवाले से काम कर चुके हैं, वाटर रिसोर्सेज के हवाले से, हाइड्रोलॉजी के हवाले से। आज मैंने उनको दावत दी है इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक नया मसला बन चुका है। थल कनाल प्रोजेक्ट, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले अप्रूव हुआ था। ये SIFC के नाम से एक तंजीम, एक इदारा वजूद में आया था जिसने ये फैसला किया कि एक कुछ इन्वेस्टमेंट फौरन जो है वो लेकर आनी है पाकिस्तान में। और चोलिस्तान के अंदर जो पंजाब का सहराई इलाका है, साउथ पंजाब के अंदर, वहां पर हम जो है वो आपाशी के कुछ जराए पैदा करेंगे और उसके जरिए ज़राअत से जो है वो पैसा कमाएंगे और बाहर के मुल्कों को बेचेंगे। लेकिन मामला जो है वो जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता है कि पूरी तरह से उसके ऊपर डिलिब्रेशन नहीं होती, एक कंसेंसस बिल्ड नहीं होता। और अब हम इस मसले में फंस चुके हैं कि ये पंजाब और सिंध के दरमियान इस वक्त एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। तो डॉक्टर हसन अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि ये तनाज़ा, क्योंकि पंजाब का ये कहना है कि हम पंजाब से ही पानी दे रहे हैं, सिंध का ये कहना है कि हमारा पानी जो है वो इसमें चोरी हो जाएगा। तो ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सिंधी जो फार्मर्स हैं और जो ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, उनके जो खदशात हैं, क्या ये दुरुस्त हैं? और अगर दुरुस्त हैं तो किस हद तक और क्यों? तो वजूहात क्या है इसकी? ये पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये पंजाब नहीं कह रहा कि हम अपने हिस्से का पानी देंगे। ये कैनाल्स बनाने वाले कह रहे हैं कि पंजाब के हिस्से का पानी जाएगा और सिंध के हिस्से का नहीं जाएगा। और उनकी ये बात करने की जो वजह इस वक्त सियासी तौर पे समझ आती है वो ये है कि जो सिंध के लोग हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, उनकी सियासी जमातें, उनके लोकल लीडर्स, उनके कॉमन लोग जो हैं, आम आवाम जो है, वो इस चीज़ को समझती है कि जब दरियाओं में ऊपर से पानी जब भी डाइवर्ट किया गया है, निकाला गया है, तो नीचे सिंध को नुकसान हुआ है। और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम्म। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सियासी भी हैं, और बहुत सी चीज़ें जो साइंटिफिक और हकीकी भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों का मिला जुला एक रुझान है जिसमें ये उन किनाल्स की सिंध की तरफ से आवाज़ आ रही है मुखालफत की। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब का फार्मर बड़ा खुश है कि चोलिस्तान में पानी जा रहा है। पंजाब का फार्मर भी परेशान है, और पंजाब का फार्मर अनफॉर्चुनेटली सिंधी फार्मर्स की तरह उस तरह से पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और कल्चरली ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से सिंध के फार्मर्स हैं। तो पंजाब का फार्मर भी परेशान है कि जी, अगर मेरे हिस्से का पानी जाएगा तो मुझे तो पहले ही पानी पूरा नहीं मिल रहा, तो फिर मेरा क्या बनेगा? और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में कोई पंजाब से भी इस तरह की वॉइस उठी है। कुछ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं कि ये ज़्यादती हो रही है और ठीक नहीं हो रहा। तो जहाँ तक तो मामला है SIFC के अंडर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, जिसका जो बयान करदा मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी जो है उसको इससे काम दिया जाए,
और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने खत्े में, उनको एक्सपोर्ट किया जाए उन जगहों पे जहाँ पे फूड पैदा नहीं हो सकती, मसलन मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, वहाँ पे हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स जाएं। तो आइडिया तो बुरा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से वो करने जा रहे हैं, ये मकसद हासिल करने जा रहे हैं, उस तरीके के ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं जी। ठीक। लेकिन सर, मैं देख रहा था एक सहाफियों के दरमियान आपस में एक बहस जारी थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो, और ये बहुत पुराना एक जो है वो मामला चलता आ रहा है, उस वक्त भी ब्रीफिंग्स दी गई थी सहाफियों को भी और बहुत से सिविल सोसाइटी के लोगों को, जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब के अंदर तीन अजला हैं, जिनमें लाहौर शामिल है, कसूर शामिल है और गालिबन ओकाड़ा है। ये एक तीन तीन अजला ऐसे हैं जहां पर अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, वहां पर इतना ज्यादा पानी की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़रात एज सच वहाँ पर मौजूद उस तरह से नहीं रही है। ये जितना हिस्सा जितना उनके हिस्से में पानी उनको ज़रूरत थी, अब वो ज़रूरत के मुकाबले में एक्सेस में है। तो इस वजह से वो पानी जो है वो उस तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। डू यू थिंक कि ये एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, या आपके ख्याल में ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो सिंधी जो फार्मर्स हैं उनके खदशात जो हैं वो गालिबन ज़्यादा दुरुस्त हैं? देखिए, ये हर रोज़ एक नई मंतक जो है वो सुनने में आती है कि वो पंजाब में अर्बनाइजेशन हो गया तो उधर से पानी बच गया है। कभी ये मंतक सुनने में आती है कि सैलाब का पानी आएगा तो फिर हम कैनाल्स को चला देंगे। कभी कहते हैं दिमर बादशाह और मोहम्मद डैम बन जाएंगे तो उधर से पानी आ जाएगा। कभी कहते हैं सींध से एक बूंद नहीं जाएगी और पंजाब का पानी आएगा। तो अभी तक इसके ऊपर कोई इस तरह की वाज़िया जो है ना वजाहत कैनाल बनाने वाली लॉबी की तरफ से नहीं आई। वो कभी कोई बहाना करते हैं, कभी कोई बहाना करते हैं, और लगता इस तरह से है कि मकसद चोलिस्तान में पानी लेके जाना नहीं है, मकसद ग्रीन पाकिस्तान को सपोर्ट करना नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना है जिससे अगले 6 साल तक कंक्रीट पोर करने के, मिट्टी खोदने के, सरिया बांधने के पैसे मिलते रहें और चीज़ें चलती रहें। और जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं उनकी बला से पानी है या नहीं है, पानी आए या ना आए, ग्रीन पाकिस्तान कामयाब हो या नाकाम हो, उनकी बला से कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ठेके चाहिए कंक्रीट पोर करने के। ये जिस तरह से अभी नीलम झेलम में इन्होंने किया कि इस कौम के जो है वो उन्होंने कोई 5-6 बिलियन डॉलर्स इन्होंने खर्च कर दिए, और नीलम झेलम जो है वो उसके ठेकेदार पैसे लेके चले गए, लेकिन ना हमें बिजली मिल रही है ना वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो ये तो ठेकेदारी का जो निज़ाम है पाकिस्तान में, ये बहुत ताकतवर हो चुका है। इन लोगों को आप रोक नहीं सकते, ये बहुत पावरफुल हैं, ये डिसीजन मेकर्स तक पहुंच जाते हैं, अपनी लॉबिंग कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा लेते हैं। और फिर अगर प्रोजेक्ट ना भी चले तो ये इतने स्ट्रांग है कि इनको कोई पूछ नहीं सकता। तो मुझे तो कोई ठीक। ऐसी स्टोरी नज़र आ रही है। क्योंकि जहाँ तक कैनाल्स का ताल्लुक है और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ताल्लुक है और उसके मकासद का ताल्लुक है, तो उन मकासद का तो इन कैनाल से दूर दूर तक कोई वास्ता बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक। सर, ये बताइएगा, ये एक फंडामेंटल बात भी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ये जो चोलिस्तान का इलाका है, रेतीला है, यहाँ पर बारिश भी जो है वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, सहरा है। इसको ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में नहीं है, तो आप जो है वो पाक पंजाब के अंदर, जैसा आपने कहा कि लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं है, तो जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं उसको गवर्नमेंट और स्टेट जो हैं वो कोर्स करके या मैनेज करके सेटल कर सकती है। लेकिन ये क्या फिजिबल भी है? लेट्स अज्यूम कि पंजाब का पानी का कोई इशू नहीं है, सिंध का पानी का कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप वाटर रिसोर्सेज के भी एक्सपर्ट हैं, ये बताइए, इज इट इवन अ वायबल सॉल्यूशन टू पाकिस्तान फूड प्रॉब्लम? नहीं जी, बिल्कुल वायबल नहीं है। मैं स्ट्रेट अवे ये कहूँगा जी, वायबल नहीं है। अगर आप फूड सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो आपको वर्टिकल ग्रोथ पे जाना होगा, जिसका मतलब है कि आपने अपने पर एकड़ यील्ड जो है वो बढ़ानी होगी। इस वक्त पाकिस्तान का जो इरिगेटेड एरिया बना हुआ है जिसमें लोगों को अलॉटमेंट्स मिली हुई हैं, और वो एरिया जिनमें पानी नहीं पहुंच रहा, उधर लोग गुर्बत का और कसम पसरी का शिकार हैं। उन इलाकों को अगर आप मजबूत करें, उधर अगर कोई आपने पानी का प्रोजेक्ट करना है तो आप वहाँ लेके जाएं। अगर आपने मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज लेके आने तो वहाँ लेके जाएं। अपने लोगों को एम्पावर करें कि वो
उस ज़मीन से ज़्यादा प्रोड्यूस करें जिस ज़मीन से इस वक्त वो मुश्किल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम्म, आपका काम है कि उनको आप सपोर्ट करें, रादर देन कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे जा रहे हैं कि आप नए एरियाज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और उसके लिए भी आप जो है वो कहते हैं कि जी लोकल नहीं, कोई बाहर से लोग आएंगे, कॉरपोरेट फार्मर्स होंगे और वो इधर आके काम करेंगे, और फिर जो वो बेचेंगे वो तो सारा प्रॉफिट तो वो लोग ले जाएंगे। तो जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप कोई ऐसा प्लान पेश करें कि आपके अपने जो लोग हैं, जो एरियाज आपके ऑलरेडी अंडर इरिगेशन आ चुके हैं, जहाँ पे कैनाल कमांड्स बन चुके हैं, जहाँ टेल एंड्स पे पानी नहीं पहुँच रहा, उन जगहों को आप पहले आबाद करें। उसके बाद में अगर वो सारी आबाद हो जाती हैं, वर्टिकल ग्रोथ अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, तो फिर आप दाएं बाएं देखेंगे जी कोई जगह रह तो नहीं गई। लेकिन चोलिस्तान में एक तो ये इशू हो गया कि आपके पास ऑल्टरनेट, एक बेहतर ऑल्टरनेट है, तो इसलिए हम्म, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। अब दूसरा जो इशू है वो ये कि जो चोलिस्तान का डेजर्ट है वो कैनाल के लिए सूटेबल ही नहीं है। हमारे बराबर में इंडिया ने राजस्थान कैनाल बनाई इसी चोलिस्तान डेजर्ट में, जिसको वो बॉर्डर के उस तरफ राजस्थान डेजर्ट कहते हैं। तीन दरिया हमारे इंडस वाटर ट्रीटी के मध्य में वो डाइवर्ट करके अपने राजस्थान में ले गए, लेकिन राजस्थान आज भी डेजर्ट है। राजस्थान में अभी आप गूगल पे जाएं और उसको आप देखें, राजस्थान का जो एरिया है जिस जो उन्होंने सो कॉल्ड जहाँ पे उन्होंने कैनाल बनाई है, उसको आप गूगल इमेजेस पे देखें, जूम इन करके देखें, आपको नजर आएगा कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की कैनाल हैं, बनी हुई हैं, लाइनिंग हुई हुई है उन कैनाल्स की, और ऊपर रेत के ड्यून्स जो हैं उन्होंने उसको कवर करके मिट्टी से भर दिया है। और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, तीन दरिया उन्होंने डाइवर्ट किए और 60 साल लगा दिए, और अभी तक डेजर्ट जो है वो डेजर्ट ही है। तो ऐसे एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट को खुद करना, या तो आपको डिफरेंट मेथड लें, आप कहें जी नहीं कैनाल से नहीं, मैं किसी और अच्छे मेथड से करूंगा, फिर भी बात बनती है। लेकिन जी वही फेल्ड एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के लिए दोबारा जा रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ पे बैंकों ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने पैसे कमाए हैं, कैनाल्स हम्म। पोर कर करके, वहाँ पे कंक्रीट पोर कर करके, ये भी करके चले जाएंगे, और उसके बाद में हवाएं चलेंगी और ये सब कुछ ड्यून्स के नीचे दफन हुआ होगा। और वही होगा जो नीलम जैलम के साथ हुआ है। अच्छा सर, फिर ये जब ये इस तरह के फैसले किए जा रहे होते हैं, और यहाँ पर तो क्लियरली आपको याद होगा कि मुझे मुझे याद है कि जब ये ऐलान किया जा रहा था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये आसिम मुनीर साहब का प्रोजेक्ट है। यानी कि वो, हमें लग रहा था कि शायद वो जो है कुछ ज्यादा ही शुक्रगुजारी के आलम में है, लेकिन शायद वो उससे अपने आप को डिस्टेंस भी कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ये फैसले हो रहे होते हैं, उस वक्त ये डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है आखिर? आपने जैसे अभी ये मिसाल दी राजस्थान की, आई रिमेम्बर अब से कुछ साल पहले जो है वो भाषा डैम के ऊपर एक वो हमने डैम फंड बनाया था। उसमें भी आप आपकी गालिबन मुझे याद है आपने बात की थी, जिसमें आपने कहा था कि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि डैम के लिए जो है वो हर वक्त पुश करते रहते हैं और वो फंडिंग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो असल में डैम की, शायद पाकिस्तान को बड़े डैम्स की, आई मीन बड़े डैम्स की जो है वो वायबल नहीं है, और उसकी वजह से जो एक एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होती है पॉपुलेशंस की, वो सारी एक जो है वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और फिर जाहिर है पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग दी प्रोविंसेस, अमंग वेरियस यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, उसमें भी एक मसला बनता है। ये बताइए कि ये जो इस वक्त ये सोच विचार पहले नहीं की जानी चाहिए? ये स्टडी जो आप बता रहे हैं राजस्थान का मामला, ये क्या इनके हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी पहले से? जी ना सिर्फ ये कि नॉलेज थी, बल्कि इनको रिपोर्ट लिख के दी गई थी, ज़बानी कलामी भी नहीं, लिख के एक रिपोर्ट इनको दी गई थी जिसमें इनको बताया गया था कि कैनाल राजस्थान आपके चोलिस्तान डेजर्ट में क्यों नहीं चल सकती। उसमें पूरे सारे 1 2 3 4 5 6 को 13 14 पॉइंट्स इनको लिख के दिए गए थे कि ये मसाइल हैं अगर आपने कैनाल बनाई। और वो रिपोर्ट अप्रैल 2024 में इनको जमा कराई गई थी। और उसमें जो कैनाल का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट दिया गया था वो ये था कि जब आप कैनाल के लिए दरियाओं में से पानी निकालेंगे तो फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान चपखलिश पैदा होगी, बदगुजगी पैदा होगी, और जो हमारी कौमी हमआहंगी है नॉर्थ और साउथ हम्म, की, उसको धचका लगेगा। ये तो अप्रैल में पिछले साल इनको बताया गया था। एक साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ हो रहा है। फिर इनको ये हम्म, भी बताया गया था
कि कैनाल की जगह आपके पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं। देखिए, चोलिस्तान में ऐसा नहीं है कि फार्मिंग नहीं हो सकती है, हम्म, लेकिन कैनाल से नहीं हो सकती, उसके दूसरे तरीके हैं। फिर इनको दूसरे तरीके भी बताए गए थे। इनको बताया गया था कि आपके इस वक्त सरफेस वाटर में पानी कोई नहीं है, सरफेस वाटर ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है। पंजाब में भी पानी की कमी है, सिंध में भी पानी की, अगर आप सरफेस वाटर लेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा। इनको बताया गया था कि दरियाए सतलुज के नीचे, दरियाए सतलुज की रेत में और दरियाए पंजनद की रेत में, ये दो जगहें जो चोलिस्तान के करीब हैं, 100 से 200 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपके ये एरियाज हैं जो आपने मुख्तस किए हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। इनको अगर आपने इरिगेट करना है तो उसके लिए जो सोर्स है वो ये दरियाओं के नीचे जो स्टोर्ड पानी है दरिया की सैंड में, जो कि इस वक्त हम्म, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप इस पानी को इस्तेमाल करें। और इस पानी को के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च हुई, स्टडी हुई, मॉडलिंग हुई इसकी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। उसके पूरे उसमें सस्टेनेबिलिटी भी देखी गई कि कितना पानी हम निकाल सकते हैं, कितना पानी टोटल है, क्या पानी की क्वालिटी है, किधर से निकालने से जो है वो नुकसान नहीं होगा, किधर से पाइपलाइन आएगी, किधर क्या होगा। एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट इनको बना के दी गई। और उसमें जो पानी की क्वालिटी थी, जो इस दरिया की रेत के नीचे है, वो पीने के काबिल है। यानी वो इतना साफ पानी है क्योंकि वो कुदरती फिल्टर हुआ है। वो पीने के हम्म, काबिल पानी है। हमने एक जगह पे उसको बॉटल वाटर के साथ कंपेयर किया तो बॉटल वाटर से भी अच्छा पानी था वो। वाह। फिर जो उसकी तादाद है, उस पानी की जो मिकदार है, मिकदार उसकी, सतलुज के नीचे 34 मिलियन एकड़ फुट पानी है, और पंजनद रिवर के नीचे जो है वो तकरीबन 110 मिलियन एकड़ फुट पानी है। अब ये जो आप एक बड़ा डैम बनाते हैं, ये मसलन दिमर बादशाह डैम बन रहा है, ये 6-7 मिलियन एकड़ फुट का है। इधर 500 हम्म, की बात हुई, 100 गुना ज्यादा पानी है। और फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले डैम्स का जिक्र किया, बिल्कुल आपको आपने ठीक याद कराया कि उस वक्त भी हमने डैम्स को अपोज किया था, ये कह के कि ये टेक्निकली फीजिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। हम्म, अभी आप देखें कि 3 महीने सिर्फ बारिशें कम हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, सिर्फ तीन जी। महीने बारिशें कम हुई हैं और आपके दो सबसे बड़े डैम जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जो ऐसे इस ही बात जी। का सबूत है कि आपका जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें बड़े से बड़ा डैम भी कुछ नहीं कर सकता। 3 महीने का हम्म, स्टेमिना नहीं है, आप बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जबकि 3 महीने का भी स्टेमिना नहीं है उसमें। जबकि जो कुदरत ने आपको स्टोरेज बना के दी है एक्वाफर में, दरियाओं की रेत के नीचे, वो उससे 100 गुना ज्यादा है। और 100 गुना ज्यादा होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हम्म, इनको ये सारी चीज लिख के दी गई, बताई गई कि भाईजान, आपने अगर इसी एरिया में करना है, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, कि आप चोलिस्तान में रिवराइन एक्वेफर से पानी लेके, उसकी जो टेक्नोलॉजी, उसको हम रिवर बैंक फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसको निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल्स लगाए जाते हैं, पाइप्स और पंप्स का सिस्टम होता है। और वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न सिस्टम है, जिसके बीच में पंप्स, पाइप्स, सेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, लॉसलेस ट्रांसमिशन, प्रिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन, और दैट इज सपोर्टेड विद कंट्रोल सिस्टम्स लिंक विद एआई, जिसमें मशीन लर्निंग हम्म, के साथ साथ आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डे बाय डे बेहतर होती जाती है। वो सिस्टम इनको प्रपोज किया गया। उसको छोड़ हम्म, के इन्होंने कहा कि हमने नहीं, जो है ना वो कैनाल वाला सिस्टम बनाना है। तो मकसद कहने का ये है कि इनको पता है कि ऑल्टरनेट मौजूद है। इनको पता है कि ऑल्टरनेट सस्ता बनता है, जल्दी बनता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सोशल सोशली सस्टेनेबल है, और इकोनॉमिकल है, हम्म, हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन वही बात लॉबीज वाली आ जाती है कि जब लॉबीज देखती हैं कि हम तो अगले 6 साल तक कैनाल बनाएंगे, उस पे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। उधर पहले वो 2 डैम उन्होंने बनाने शुरू किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी वो जो हम 2 डैम बना रहे हैं वो 6 साल में कंप्लीट होंगे, तो अगले 6 साल तक हम भी इधर नहरें खोदते रहेंगे, तो हमें एक और सेट ऑफ वो जो है ना वो मिल जाएगा सोर्स कर्जों का, और हम उस पर ठेके हम्म, लेते जाएंगे। भाई ठेके के पैसे जो हैं वो तो कॉन्ट्रैक्टर को तो मिल जाएंगे, वापस किसने करने हैं? मुझे बताएं, नीलम हम्म, जलम के पैसे कौन वापस कर रहा है? मैं और आप।
हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, उस पर जो हम टैक्स देते हैं, वो पैसे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो किसी ने पूछा भी, ये कॉन्ट्रैक्टर इतने पावरफुल हैं कि आप उनको पूछ तक नहीं सकते कि आप हैं कौन। किसी का नाम देखें, नीलम जलम इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका फेल हुआ है, आज तक किसी कॉन्ट्रैक्टर का, किसी कंसल्टेंट का, किसी ठेकेदार का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम आया है कि क्यों आपने ये इनफिजिबल प्रोजेक्ट किया और ये क्यों फेल हुआ? किसी का भी हम्म। आएगा भी नहीं, क्योंकि वो इतने पावरफुल हो गए हैं। और अभी भी सब कुछ उसके मतलब है कि उससे बेहतर होने के बावजूद इन्होंने वो प्रोजेक्ट चूज किया है जो बनता भी देर से है, बनता भी महंगा है, अनसस्टेनेबल है, एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली बहुत महंगा है, और सोशली कंप्लीटली अनसस्टेनेबल और इनफीजिबल है। तो उसको ये सर, करने जा रहे हैं। इसमें फिर एक सवाल मेरे दिमाग में जो आता है वो ये है कि आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। वो तो कहेगा भाई ठीक है, जाते हैं भाड़ में जाए। जो बिजनेसमैन है उसको हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना चाहते हैं, और आपने जो चीज बताई है वो रिलेटिवली चीपर है, कहीं ज्यादा चीपर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ से पानी वहां लेकर जाने से बेहतर है वहां से पानी निकाल के लेकर आए, तो वैसे ही मतलब नो ब्रेनर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको हम ये भी तो पिच कर सकते हैं ना कि अच्छा, आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इस चीज में इन्वेस्ट कर दें इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस। और वो जो बिजनेस लॉबी है, वो जो के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके हु हैव द ईयर, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो हमारी, चाहे वो हमारी सियासी जमातें हो, सब लोग उसके ऊपर फॉर द टाइमिंग तो एटलीस्ट अग्री भी कर लेते हैं। तो उस वक्त ये चीज क्यों उनको प्रेजेंट, जो आपने कॉल आपके आपने पूरी स्टडी जो है वो उनको प्रेजेंट की, which was which was a much better option compared to the one that we eventually opted for। तो ये बताइएगा कि हमने ये प्रेजेंट करने में लॉबी का नुकसान हो रहा है, ज्यादा फायदा 6 साल में आपको टाइम पीरियड का तो समझ में आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा है ना। तो और ये जो गवर्नमेंट्स हैं, इनको क्यों होश नहीं आता कि हम ये वाला प्रेजेंट करने, अगर हमें कोई इसके ऊपर हमें कोई और बिजनेसमैन आ जाएगा अगर वो वाले नहीं आएंगे जिनको आप फायदा देना चाह रहे हैं तो। देखिए, जो बिजनेसमैन इस वक्त कंक्रीट पोर करने की महारत रखता है, जिसके पास इक्विपमेंट है, जिसके पास उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कंक्रीट पोर करने का, उसको तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा ना, ये तो किसी और को हम्म। मिलेगा। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा होगा, जल्दी से बन भी जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने जो अपनी वो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने, इनको नज़र आ रही है आती हुई, ये उसको इतने आराम से तो नहीं अपने हाथ से जाने देंगे। हम्म। और ये डिसीजन कैसे हो गया मुझे नहीं पता कि ये फाइनल डिसीजन किस तरह से हुआ है, क्योंकि मुझे एक चीज़ का पता है कि जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट, जो कंसल्टेंट से ये रिपोर्ट बनाने वाले, किसी कंसल्टेंट के किसी नुमाइंदे को बुला के डिसीजन मेकर के सामने नहीं बिठाया गया। हम्म। इसका मतलब है कि वो लोग जो बिटवीन द डिसीजन मेकर और जो ये काम हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसके दरमियान में कोई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने उन विजनरी लोगों को बिट्रे किया है। क्योंकि अगर हर बंदे को, हर जी शऊर शख्स को ये चीज़ समझ आती है कि एक प्रोजेक्ट जो कम टाइम में बनता है, सस्ता बनता है, जल्दी बनता है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ना सोशल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ना टेक्निकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ना एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कंपेयर टू केनाल्स। बल्कि इसमें मेरे पास ये उस रिपोर्ट की थोड़ी सी एक मैं पढ़ी हुई है, मैं उसमें से आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि जरूर। ग्रीन पाकिस्तान ने खुद लिखी है। ग्रीन पाकिस्तान लिखता है कि देयर आर नो एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेप्ट फॉर रूटीन रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी पे चल रहा है। दिस सॉल्यूशन इज, अब ये लाइन सुनने वाली है, दिस सॉल्यूशन इज सिग्निफिकेंटली ईजियर टू ऑपरेट build and operate than traditional solutions based on dams, barrages and canals। अब ये ग्रीन पाकिस्तान के अपने वर्ड्स हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट हम्म। अप्रैल 2024 में ग्रीन पाकिस्तान को मिल गई, उन्होंने उसके ऊपर ये कमेंट्स लिखे, और उसके बाद में ये रिपोर्ट किसी वजह से डिसीजन मेकर तक नहीं गई। इसके बीच में कोई हम्म। मोल्स हैं, इसके बीच में कोई ऐसे लोग हैं जो बिट्रे कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि
इस नेशन के साथ बिट्रे कर रहे हैं, बल्कि उन विजनरी डिसीजन मेकर्स के साथ भी बिट्रे कर रहे हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये इनका प्रोजेक्ट है, तो ये उनके साथ भी बिट्रेयल हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में डिसीजन मेकर्स को देखना चाहिए कि उनको बिट्रे करने वाला बीच में है कौन, उसको फाइंड आउट हम्म, करें और देखें कि, और ये वही रिपोर्ट है जो लिखती है कि जनाब आपके जो है ये इसमें सूबाई जो है वो हमा आंगी को इससे जो है धचका लगेगा अगर आपने कैनाल्स बनाई, और अब वो लगी हुई है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। पूरा नीचे वाला प्रोविंस जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हुआ हुआ है, और पंजाब के फार्मर्स भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि यार इसकी वजह से हमें नुकसान होगा। जी। जी सर, बहुत मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आपने आखिरी बात बताई है कि खुद ग्रीन पाकिस्तान ने जो अपनी रिपोर्ट की है खुद, वो वो रिपोर्ट भी इसके अगेंस्ट एडवाइस कर रही है, और उसके बावजूद द प्रोजेक्ट समहाउ समहाउ मैनेज टू गेट पास्ट। तो मेरे लिए ये बहुत ही मजा का खेज भी है, लेकिन एक एट डिफरेंट लेवल एक बहुत ही अफसोसनाक भी है ये बात कि हमारे साथ हमारे मुल्क के साथ अवाम के साथ हो क्या रहा है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं यही चाहता था कि जो हम आपस में लड़ें उससे बेहतर ये है कि एक ऐसे एक्सपर्ट को हम यहाँ पर दावत दें जो इन चीजों को ना सिर्फ जानता हो बल्कि खुद इन चीजों का हिस्सा रहा हो, और वो क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला होगा इस छोटे से हमारे इंटरेक्शन से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने अपना वक्त निकाला सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी आवाम का, आप लोगों ने प्रोग्राम को देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पेट्रियन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, उसको देख लीजिए। अगर आप जो है वो कुछ हमें हेल्प कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।